Hello, good afternoon, all. Very good afternoon to all. गुड आफ्टरनून सरफराज। बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट से। बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट से। वेरी गुड आफ्टरनून। या हम्म ओके। वेरी गुड आफ्टरनून फरीन, अंशिका, श्लोक, प्रतिभा, विधि, दीपांशु, रैनी, समीर, सान्या, शिवानी, प्रशांत। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्ते, जय जितेंद्र। ओके, प्रशांत, शिवानी। ओके ओके। वेरी गुड आफ्टरनून। तो आपके टेस्ट के डाउट होंगे कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड हमें ये ख़त्म करना है इंक्लाइंड मोशन और सूडो फोर्स। तो ये आज हमें करना है, इसको देख लेते हैं। और टेस्ट के जो डाउट होंगे वो हम देख लेंगे। तो पहले हम आई थिंक इसको ख़त्म कर लेते हैं, पहले इंक्लाइंड प्लेन को कर लेते हैं। एंड सूडो फोर्स को कर लेते हैं। एंड देन वी विल मूव टू योर डाउट्स फॉर द टेस्ट। लास्ट टेस्ट जो आपका हुआ था उसके टेस्ट के डाउट ले लेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले हमारा इंक्लाइंड प्लेन का मोशन है। इंक्लाइंड प्लेन का मोशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन में हमारे जो कंपोनेंट हैं mg फोर्स, वो हमें ब्रेक करना पड़ता है अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और फिर उसके अकॉर्डिंग सारी कहानी चलती है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा और mg sin थीटा को ब्रेक करना पड़ता है। mg को ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो अब जो ये अलोंग द प्लेन आएगा mg sin थीटा, इसके कारण क्या होगा, इधर को एक्सेलरेशन होगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स आपका mg sin थीटा है तो मास से डिवाइड करेंगे तो g sin थीटा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। एंड mg cos थीटा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है mg cos थीटा, तो ये इधर को एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, प्लेन को पुश करेगा इस फोर्स से mg cos थीटा से। तो प्लेन इसको रिएक्शन फोर्स देगा विच इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया ये n और mg cos थीटा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इस वी कैन नॉट से नॉर्मल पेयर नहीं है, लेकिन ये फोर्स का एक तरह का रिएक्शन है, ठीक है। mg cos थीटा ब्लॉक पे लग रहा है, ब्लॉक इसको पुश कर रहा है। एंड ये फिर इस ब्लॉक जो ये वेज है, दिस इज द वेज, ये ब्लॉक को रिवर्स पुश करेगा विद n फोर्स, ठीक है। तो इसके कारण से क्या आएगा, mg cos थीटा के कारण n आएगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्योंकि हमारा ब्लॉक रेस्ट में है, हमारा जो भी एक्सेलरेशन होगा वो अलोंग द प्लेन होगा। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि वेज जो है, जो ब्लॉक है, ना तो वेज के अंदर घुस सकता है और ना जो है इसमें ऊपर उठ रहा है वेज से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वी कैन से नेट फोर्स आर बैलेंस। तो वी कैन राइट n इक्वल टू mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के समरी ये हुई कि आपने mg को ब्रेक किया दो कंपोनेंट में, mg sin थीटा और mg cos थीटा। mg sin थीटा ने आपको एक्सेलरेशन दिया और mg cos थीटा के कारण नॉर्मल रिएक्शन आया, राइट। तो फिर आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मान लो बोले कितना टाइम लेगा, तो आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो। कितनी वेलोसिटी होगी नीचे आने में वो सब निकाल सकते हो। तो ये कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस ऑल यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उन सबको यूज करके आप निकाल सकते हैं। a आपको पता है, a कौन सा लेना है मुझे, a मुझे लेना है ये वाला a, कौन सा, g sin थीटा वाला,
इसके कारण जो ए आया था वो जी साइन थीटा आया था, ठीक है। तो वी हैव टू टेक दिस एक्सेलरेशन while यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कोई भी इक्वेशन हम यूज करेंगे तो हम ये वाला एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। उससे आप टाइम निकाल लोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल लोगे सब। ये अगर अपवर्ड मोशन, उल्टा मोशन हो रहा है तो क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा इधर को उल्टा। अभी जो हम एक्सेलरेशन बोल रहे थे वो रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, जी साइन थीटा। तो फिर उसमें अगर कोई इक्वेशन हमें निकालनी है तो वी कैन फाइंड द इक्वेशंस। तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ना कोई मुझे समझाने की जरूरत होनी चाहिए, दिस यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो मैं सीधा सूडो फोर्स पे आ जाता हूं अब, ठीक है, राइट। यहां तक ओके है, यहां तक ओके है। प्लेन वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक करने वाला समझ गए आप लोग कैसे करना होता है, कर लेंगे वो तो, कोई डाउट तो नहीं, कर लोगे। ओके, तानिया, अंशिका, बाकी लोग ओके कर लेंगे ना। चलो सूडो फोर्स समझ लेते हैं, सूडो फोर्स समझ लेते हैं। ओके, फरीन, समीर, प्रशांत, नो बफरिंग। शिवानी एक बार चेक कर लो, बफरिंग नहीं है, बाकी लोग कह रहे हैं बफरिंग नहीं है, चेक कर लो एक बार। ओके चलिए सूडो फोर्स को समझते हैं फटाफट से। देखिए सूडो फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रैक्टिकल कंडीशन देखते हैं सपोज, है ना। जैसे मान लीजिए कि लेट अस टेक अ लिफ्ट, और ये लिफ्ट मान लीजिए इसमें एक पेंडुलम है, ठीक है। और ये लिफ्ट जो है सपोज मान लीजिए कि एक्सेलेट हो रहा है ए एक्सेलेशन से, सपोज अपवर्ड, ठीक है। इसका एक्सेलेशन क्या है, ए है, ठीक है। अब एक आदमी जो है ग्राउंड में खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और ये इस लिफ्ट को देख रहा है, ठीक है। और ये इस लिफ्ट के देख के इसकी इक्वेशन बनाना चाह रहा है। ये इस पेंडुलम में मान लो टेंशन निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो इस पेंडुलम की इक्वेशन क्या बनाएगा, ये कहेगा ये पेंडुलम है, इस पे mg फोर्स डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। टेंशन फोर्स अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन a है। तो ये क्या इक्वेशन लिखेगा, ये लिखेगा भाई t माइनस mg इक्वल टू ma, ये लिखेगा। तो इसके हिसाब से t कितना आ जाएगा, mg प्लस a आ जाएगा, mg प्लस a आ जाएगा। टेंशन निकाल ली इसमें, ठीक। अब एक आदमी मान लो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, दूसरा आदमी है वो क्या खड़ा है, लिफ्ट के अंदर। ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये पर्सन बी है मान लो। अब ये क्वेश्चन बनाता है, तो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा यार मैं, ये बोलेगा पेंडुलम तो रेस्ट में है, लिफ्ट में खड़ा है ना, ये कहेगा पेंडुलम तो रेस्ट में है। तो ये क्या इक्वेशन लिखेगा, ये कहेगा इस पे टी फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है, इसके हिसाब से जो फोर्स लिखेगा क्या लिखेगा, टी अपवर्ड और mg डाउनवर्ड। एंड ये कहेगा पेंडुलम रेस्ट में है, तो कहेगा टी इक्वल टू mg है, ये कहेगा टी इक्वल टू mg। भाई इसके हिसाब से रेस्ट में है ना, ये इसके हिसाब से मूव थोड़ी कर रहा है, लिफ्ट के जो आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है उसके हिसाब से रेस्ट में है वो। तो ही विल से टी इक्वल टू mg। तो इसके हिसाब से टी इक्वल टू mg आ रहा है, इसके हिसाब से टी इक्वल टू mg प्लस a आ रहा है। तो टी तो एक वैल्यू होगी ना, दो वैल्यू तो होंगी नहीं टी की, या तो mg होगा या mg प्लस a होगा, राइट। तो यहां पे कुछ गड़बड़ी है, क्या है गड़बड़ी, दया कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। ये बात समझ में आई, गड़बड़ी है यहाँ पे, टी डिफरेंट क्यों आ रहा है, समझ में आया इतना। इज इट क्लियर टू ऑल कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो आदमी लिफ्ट के अंदर से इक्वेशन बना रहा है उसकी डिफरेंट इक्वेशन आ रही है जो आदमी लिफ्ट के बाहर से बना रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, ओके। निखिल, जोबा, बाकी लोग, दीपांशु, साक्षी, ओके, सबको इतना क्लियर हो गया, ओके ओके, प्रशांत गुड, ठीक है। तो इनमें से एक आदमी सही है, एक आदमी सही नहीं बना रहा इक्वेशन, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं बना रहा, तो वो बी है, ठीक है, वो बी है, बी सही नहीं बना रहा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे न्यूटन लॉ होते हैं, न्यूटन लॉ आर वैलिड, न्यूटन लॉज आर वैलिड ओनली व्हेन यू आर मेकिंग द इक्वेशन, ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर मेकिंग द इक्वेशन इज नॉट एक्सेलरेटिंग। जो आदमी है वो एक्सेलेट ना कर रहा हो, जो आदमी है वो एक्सेलेट ना कर रहा हो। तो यहाँ पे ये वाला आदमी जो है
एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन तो ए था, लेकिन इस वादी का एक्सेलरेशन 0 है। तो इसके लिए न्यूटन लॉ वैलिड है, इस व्यक्ति के लिए न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। तो ये न्यूटन लॉ लगा सकता है, तो इसने जो लगाया है वो सही है, इसने जो इक्वेशन बनाई है वो सही है, ठीक है। इस आदमी के लिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, इसके लिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो फ्रेम होगा, अब हम दो तरह के फ्रेम की बात करते हैं यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि इसका जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो आप इक्वेशन बना रहे हैं, जो आदमी इक्वेशन बना रहा है उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन आप बना रहे हो, इस आदमी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है ना, इसके रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन बना रहे हो। तो ये आदमी जो है उसके लिए एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, पेंडुलम की तरह। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस वाले को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है सारा, वो हमने इनर्शियल फ्रेम में पढ़ा है। अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब इनर्शियल फ्रेम के लिए पढ़ा है, ठीक है, राइट। तो इसमें न्यूटन लॉ आपके वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन लॉ सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, सेकंड लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जब इनर्शियल फ्रेम होता है वहां पे वैलिड होते हैं, ठीक है, ओके। अब जो है यहाँ पे न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप न्यूटन लॉ लगाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स। सूडो मतलब होता है झूठा फोर्स। तो आपको एक झूठ मूठ का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आपके न्यूटन लॉ वैलिड होंगे, तब आपके न्यूटन लॉ वैलिड होंगे, ठीक है। सूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। सूडो फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा, मान लो इस पेंडुलम पे आप इक्वेशन बना रहे हो, तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा m इंटू ए, ठीक है। m, इसका मास m है, m इंटू ए लगाना पड़ेगा। a क्या है, जो ऑब्जर्वर इक्वेशन बना रहा है उसका a है, जो ऑब्जर्वर इक्वेशन बना रहा है, कौन बना रहा है यहाँ पे, ये b बना रहा है ऑब्जर्वर, इसका a, ठीक है। तो इसका a जो है उसके हिसाब से हम ma लिखेंगे इस पे फोर्स, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्जर्वर के अपोजिट, ऑब्जर्वर के अपोजिट। तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स काम करेगा, यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको ma, which is this is acceleration of the observer। किसका, ऑब्जर्वर का, पेंडुलम का नहीं, ऑब्जर्वर का। अगर दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन होता ना, यहाँ तो दोनों का सेम है, जो पेंडुलम का है वो ऑब्जर्वर का है। अगर दोनों का डिफरेंट होता तो यहाँ पे हम क्या लेते, एक्सेलरेशन ऑफ जो हमारा ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन लेते हैं, राइट। और m तो पेंडुलम का मास ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप पेंडुलम के लिए इक्वेशन बना रहे हो सारी। और डायरेक्शन क्या लोगे, अपोजिट, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, ये फोर्स जो हमारा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स। सूडो, ये फोर्स था नहीं, हमने लगाना पड़ा न्यूटन लॉ को वैलिड बनाने के लिए। तो दिस इज नोन एज सूडो फोर्स, दिस इज नोन एज सूडो फोर्स, ठीक है। इतना सबको क्लियर, इतना, हाँ गुमराह करना पड़ेगा, यस, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, है ना, तभी न्यूटन लॉ वैलिड होंगे। इतना सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है, सूडो फोर्स कौन से फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं, इतना क्लियर हुआ। और सूडो फोर्स कितना लगाते हैं और किस डायरेक्शन में लगाते हैं, इतना क्लियर हुआ सबको। ऑब्जर्वर का ही क्यों लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों लेंगे, तो इसका यार हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है ना, मैंने हमें नहीं मालूम क्यों लेते हैं, लेकिन न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम नहीं जा रहे कि हम क्यों लेते हैं ऐसा, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कितना लेते हैं और किस डायरेक्शन में लेते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर का लेते हैं
और अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर लेते हैं, ठीक है, कितना क्लियर? ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने भी ऐसे कुछ लिखा है कि सूडो फोर्स आपका जो होता है, एक्सेलरेशन जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय F इक्वल टू माइनस ma, तो नेगेटिव है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम कौन है, जो इक्वेशन बना रहा है वो फ्रेम है आपके लिए, ठीक है। सूडो फोर्स एग्जिट इन ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, सच फोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम में हमने कोई सूडो फोर्स लगाया नहीं, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वहां पे हमारे सारे इनर्शियल फ्रेम थे, तो हमने कोई सूडो फोर्स नहीं लगाया, है ना। हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो ग्राउंड तो हम इनर्शियल मानते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अर्थ इज द दिस थिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना एक बार क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हम कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, सूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, हम तो बाहर से भी इक्वेशन बना सकते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई द सूडो फोर्स, जरूरी क्यों है कि हम ऑब्जर्वर को अंदर बिठाएं उसकी और इक्वेशन बनाएं, है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें बाहर से तो पता है इक्वेशन ग्राउंड से जब बना सकते हैं, आपने बोला सर ग्राउंड वाला इक्वेशन सही बना रहा है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे कि अंदर से इक्वेशन बनानी पड़ रही है ना। तो ऐसा हमारे लिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्या ऐसे कि हमें ऐसा करना पड़े, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट यार, इसमें एक स्क्रीन गायब हो गई है, 1 सेकेंड। वन सेकेंड, है ना। क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये चल रहा है अभी कि हम सूडो फोर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, ठीक है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, स्क्रीन आई आप लोगों के सामने? है ना, तो सूडो फोर्स मान लो न्यूटन लॉ तो ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, नीट में स्पेशली, जेई तो आप लोगों का नहीं है, नीट है मान लो, तो वहां पे हमें सूडो फोर्स की जरूरत क्या पड़ती है ना, ऐसी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमें अंदर से ऑब्जर्वर को अंदर बिठाना पड़े या ऑब्जर्वर को एक्सेलरेटेड फ्रेम में डालना पड़े, तो क्या वैसी जरूरत पड़ती है? तो लेट अस सी कि ऐसे क्या केस आ जाते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ता है ना। जैसे मैं ये वाला केस बताता हूँ आपको, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये वेज है, ठीक है, ये वेज है आपका और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये वेज ऐसे है, एक स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है, सपोज स्मूथ प्लेन पे, ठीक है, स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है। अब इस वेज का मास मान लो कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, सपोज ऐसा कुछ है कंडीशन, तो ये क्या करेगा, नीचे को एक्सेलेरेट करेगा, ठीक है, ये नीचे को एक्सेलेरेट करेगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो वेज है नीचे वाला कैपिटल एम वाला, ये मूवेबल है, कैसा है, मूवेबल, यानी ये मूव कर सकता है, ठीक है, फ्री टू मूव है। तो क्या होगा जब ये नीचे को मूव करेगा, अब इनके बीच में फोर्स आप देखोगे तो एम पे जो है, आपने देखा था नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही थी स्मॉल एम पे, तो ये इस वेज पे इसका रिएक्शन दिखाएगा, तो वेज पे आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे काम करेगा, वेज पे आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब वेज पे जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, दो कंपोनेंट, वेज पे नॉर्मल फोर्स ऐसे है, इसके कंपोनेंट में एक इधर को बना सकता हूं, एक इधर को बना सकता हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट तो कुछ नहीं करेगा, वेज को नीचे को प्रेस करेगा केवल जमीन के साथ, लेकिन ये वाला कंपोनेंट वेज को एक्सेलेरेट कर देगा इधर को, तो इसका कोई एक्सेलरेशन हो जाएगा, मान लो ए, ठीक है, और ये भी नीचे आ रहा है सपोज ए डैश है, तो दोनों एक्सेलेरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इस ब्लॉक का एक्चुअल पाथ देखेंगे, अगर मान लो ये वेज फिक्स होता तो इसका पाथ कैसे दिखता आपको, इसका पाथ होता है ऐसे, इसके पैरेलल बिल्कुल, है ना, स्ट्रेट लाइन होता,
लेकिन जब ये वेज भी मूव कर रहा है, पार्टिकल भी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वेज भी मूव करता जा रहा है इधर को, एक साइड को, पार्टिकल इधर को मूव करते जा रहा है, स्लाइड करता जा रहा है। तो इसका पाथ हो सकता है कि ऐसा ना बने, कुछ ऐसा बन जाए, है ना, मे बी ऐसा बने या कुछ ऐसा बने, आई डोंट नो, है ना, ऐसा कुछ पाथ बनेगा इसका। ठीक है, अब मान लीजिए कि इतना क्लियर हुआ सबको कि ऐसा पाथ बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, इतना ऐसा पाथ बनेगा कुछ, जब ये आपका वेज भी एक्सेलेरेट कर रहा है और ब्लॉक भी नीचे को स्लाइड कर रहा है, दोनों जब एक्सेलेरेट कर रहे हैं तो योर पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी के बराबर आ जाए, ये देखना पड़ेगा कंडीशन में, जी के बराबर, जी के बराबर आने का मतलब एन का कंपोनेंट जीरो हो जाए। हाँ हो सकता है किसी कंडीशन में, देखना पड़ेगा। लेकिन एन का कंपोनेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो आई डोंट थिंक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कभी, ऐसा तो होगा लेकिन कुछ, है ना, ऐसा या ऐसा तो यूजुअली होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया इतना, किसका पाथ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये तो क्लियर हो गया ना। सरफराज, निखिल, बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये? ओके, समीर, गुंजन, ठीक है, अच्छा, ओके, दीपांशु, तानिया, ठीक है, गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में मान लो उसने पूछा नीट में कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, या डिस्टेंस मान लो एल दिया हुआ है, बताओ टाइम कितना लगेगा इसको आने में। अगर ये डिस्टेंस एल दिया हुआ है तो इसको आने में, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, आपको मान लो उसने ये पूछ लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मैं तो इक्वेशन बनाता हूं कि भाई ये जी साइन थीटा होगा और वहां से निकालता हूं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा एल इक्वल टू जीरो, यूटी तो जीरो है, प्लस हाफ एल ए टी स्क्वायर, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मेरा वेज रुका हुआ होता, अगर ये वेज फिक्स होता यहाँ पे, तो मैं इक्वेशन ये बनाता, तो मेरा ऐसे आया था 2l बाय जी साइन थीटा आ जाता उसका रूट, तो ये टी की वैल्यू आती मेरी। ठीक है, लेकिन ये वेज तो मूव कर रहा है, वेज तो मूव कर रहा है, और मेरी जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे है कुछ, तो मुझे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब कैसे लगाऊं, किस डायरेक्शन में लगाऊं इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन कितना लूं, एक्सेलरेशन कितना लूं और किस डायरेक्शन में लगाऊं। तो उसका तरीका ये है कि हम लोग ये बोलते हैं कि यार आप ना ग्राउंड से मत बनाओ इक्वेशन, ये जो आपको पाथ दिख रहा है किससे दिख रहा है, ग्राउंड से बैठ के, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये पाथ कब दिख रहा है मुझे, जब मैं ग्राउंड से इक्वेशन बना रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप ना वेज के ऊपर ही खड़े होकर इक्वेशन बना लो, अपना ऑब्जर्वर वेज के ऊपर ही खड़ा कर लो, और मैंने इसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो वेज मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो मूव। आपके रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक मूव कर रहा है वो तो ऐसे मूव करेगा, अब तो ऐसे करेगा स्ट्रेट लाइन, अब तो कोई इशू नहीं है, अब तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। अब इक्वेशन बना लो, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी आपकी अब लगभग, है ना, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब सॉल्व करना मेरे लिए ईजी हो गया। लेकिन जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरा ऑब्जर्वर कौन है, ये है, और ये ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, एक्सेलेट, क्योंकि मेरा ये वेज एक्सेलेट हो रहा है ए एक्सेलेशन से, तो मेरा ये वाला ऑब्जर्वर भी क्या हो रहा है, एक्सेलेट होगा। ये ऑब्जर्वर इक्वेशन बना रहा है, तो जब ये ऑब्जर्वर इक्वेशन बनाएगा इस ब्लॉक के लिए, तो इसके लिए फोर्स क्या लिखेगा, ये ऑब्जर्वर एक एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर के कारण जब आप इक्वेशन कोई भी बनाओगे तो आपको एक सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ऑब्जर्वर एक्सेलेट हो गया, तो फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल, तो यू हैव टू टेक वन सूडो फोर्स। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स आप दिखाओगे, पहले आप क्या दिखा रहे थे, आप दिखा रहे थे एन और एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, ऐसे दिखा रहे थे आप पहले, इधर को एम जी कॉस थीटा दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे बस आप तीन फोर्स, एम जी और ये सब दिखाते हैं ना। लेकिन अब क्या आ जाएगा, एक सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सूडो फोर्स की डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, अपोजिट टू दिस एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर भी देखो एक्सेलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स लगेगा इधर को, दिस विल बी इक्वल टू द स्मॉल एम इंटू ए, मास तो ब्लॉक का ही लेंगे, इसका मास नहीं लेंगे, इसका नहीं लेना मास, इसका लेना है स्मॉल एम, तो इस पे एक सूडो फोर्स काम कर रहा है। तो इस ब्लॉक पे अब
एक और फोर्स आ गया विच इज एम ए, और एक ये है और एक ये है। अब क्या करोगे, एम ए को भी ब्रेक कर लो इस डायरेक्शन में, तो एम ए का भी जो कंपोनेंट इधर को आएगा वो भी ले लो। एम ए का कंपोनेंट कितना आएगा इस डायरेक्शन में, ये आपका एम ए है और ये आपका वेज है, ये एंगल आपका थीटा था। अगर ये एंगल थीटा होगा तो आई थिंक दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड आपको किधर को ब्रेक करना है, इसको अलोंग द वेज ब्रेक करना है, तो ये वाला आपका कंपोनेंट हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। तो इधर को जो कंपोनेंट आएगा मेरे ख्याल से एम ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है ओके। तो अब जो फोर्स लग रहा है इस पे, और एक कंपोनेंट इसका इधर को ब्रेक हो जाएगा ऑब्वियसली, एक कंपोनेंट इधर को ब्रेक हो जाएगा विच इज एम ए समथिंग आ जाएगा, जो भी थीटा इधर को होगा, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा ओके। तो मेरे को तो खैर इससे काम है, एक्सेलरेशन कौन दे रहा है मेरा, जो एम ए जी साइन थीटा दे रहा है और एम ए कॉस थीटा। तो अब मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अब मेरा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा लिखा हुआ, अच्छा एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, सॉरी प्लस एम ए कॉस थीटा डिवाइड बाय एम कर लेंगे, तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, दिस विल बी माई नेट एक्सेलरेशन। तो अब मेरा एक्सेलरेशन नेट आ गया, ये एक्सेलरेशन मेरा आ गया ये, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मेरा आ गया और मुझे क्या बनाना था, मुझे टाइम निकालना था नीचे आने का टाइम, तो मुझे डिस्टेंस पता था एल। अब ये एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में तो एल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है ये, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल इज एल। यहाँ पे तो प्रॉब्लम थी, यहाँ तो डिस्टेंस निकालना ही पता नहीं मुझे कितना डिस्टेंस है, ये एल है कितना, एल से ज्यादा होगा ये तो, है ना, लेकिन यहाँ तो एल है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो आई हैव टू ट्रेवल डिस्टेंस एल। अब मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो जीरो ही होगा इस बार भी, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे और ए को ये ले लेंगे जो आपने भी कैलकुलेट किया है जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, तो वहां से क्या आ जाएगा, वहां से यू विल गेट योर टाइम, यू विल गेट योर टाइम। तो यहां कुल मिला के बात क्या हुई कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इक्वेशन निकालना इजी हुआ, ग्राउंड से निकालना आपके लिए डिफिकल्ट था, इसलिए आपको ऑब्जर्वर यहाँ पे लेना पड़ा और आपको फिर सूडो फोर्स भी लगाना पड़ गया। तो ऐसे केस में आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ जाता है, ऐसे केस में आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ जाता है जब ऐसे कोई केस बनते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको, इज इट क्लियर टू ऑल कि सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और अगर पड़ती है तो हम कैसे कैसे यूज करते हैं, इज इट क्लियर टू ऑल। मुझे कर्व में ही पॉसिबल क्यों लग रहा है इसका पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ द दीज टू, तो आई कैन नॉट से कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, किसी एंगल पे स्ट्रेट लाइन होगा या क्या होगा, वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं इसका, अच्छा बाकी लोग तब तक लिख लो, मैं तो सोचता हूँ जो आप लोग बोल रहे हो बार बार, कर्व नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा मान लो, तो वो भी तो निकालना मुश्किल ही है, वो भी तो निकालना मुश्किल है, वो आसान थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन भी कुछ अजीब सा होगा। ओके, सब बच्चे कह रहे रिपीट कर दो एक बार, ओके अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो सब लोग ध्यान से, अब आपने एक राउंड तो कर लिया ना, एक राउंड में क्लियर नहीं हुआ, दो राउंड में क्लियर हो जाएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है, यहीं पे रिपीट कर रहा हूं। देखो ये वाला केस क्लियर है, पहले ये बताओ, फर्स्ट केस तो क्लियर है सबको, जब सूडो फोर्स नहीं लगा रहे थे, जब ये वेज रुका हुआ था, ये वाला केस तो क्लियर है सबको, ये क्लियर है सबको, जब वेज रुका हुआ था तो इक्वेशन हमने लगाई वो क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, वो क्लियर है ना, ओके ठीक है। अब हमने बोला कि मान लो मैंने वेज को फिक्स नहीं किया, वेज कैन ऑल्सो मूव, वेज कैन ऑल्सो मूव, तो वेज भी मूव करने लगा, ठीक है, और ब्लॉक भी स्लाइड कर रहा है, वेज भी मूव कर रहा है, तो मैंने कहा जब स्लाइड करेगा और ब्लॉक मूव करेगा तो इसका जो पाथ होगा वो अलोंग द वेज नहीं होगा, उसका पाथ आपको कुछ हो सकता है ऐसा दिखे या फिर ऐसा दिखे, जैसे आप लोग बोल रहे हो स्ट्रेट लाइन दिखे, लेकिन वो जो लेंथ आएगी, ये लेंथ जो आएगी एल नहीं आएगी, है ना, क्योंकि जो पाथ है आपका वो पार्टिकल यहां से यहां तो गया नहीं,
जब तक पार्टिकल हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुंचे, क्योंकि वेज भी आगे पहुंच गया ना, वेज खिसक गया इधर को, तो पार्टिकल जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे था, अब वेज जब, भाई वेज ऐसे हो गया मान लो फाइनली, तो पार्टिकल तो यहाँ पहुंचेगा ना, नहीं, पार्टिकल तो यहाँ कहीं पहुंचेगा, तो आपको नहीं पता लेंथ कितनी है, निकालनी पड़ेगी फिर आपको। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जब आप बाहर से इक्वेशन बना रहे हो ग्राउंड से, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से इक्वेशन बना रहा है उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। इतना क्लियर हो गया, ग्राउंड वाले को प्रॉब्लम आएगी, ये क्लियर है सबको? हाँ अभी आंसर बताता हूँ मैं आपका, वन बाय वन बताता हूँ, जो आप एम ए एम जी पूछ रहे हो क्या क्या है। इतना क्लियर हो गया सबको, जो ग्राउंड से इक्वेशन बनाएगा उसको प्रॉब्लम आएगी, तो हमें वेज के ऊपर से बनानी पड़ेगी। ये समझ में आ रही है बात, कि जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसके लिए एल वगैरह निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको एल जो दिया हुआ है वेज का दिया हुआ है, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो किसी और ही पाथ पे मूव करने लग गया। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ओके ओके, चलिए इतना क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा इक्वेशन वेज के ऊपर से बनेगी, तो वेज के ऊपर से बनाते हैं इक्वेशन। तो ऑब्जर्वर हमारा वेज के ऊपर आ गया, अब बोला मैं इक्वेशन बनाता हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में मुझे पता है कि ये जो स्लाइडिंग होगी दिस विल बी इक्वल टू एल, ये जो स्लाइडिंग होगी कितनी होगी, स्लाइडिंग विल बी इक्वल टू एल, क्योंकि एल इज द वेज की लेंथ, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो एल ही नीचे जाएगा वो, ठीक है। तो उसने कहा मैं इक्वेशन बनाता हूं, तो इसने कहा ब्लॉक पे बताओ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो ब्लॉक पे जो फोर्स काम कर रहे थे पहले कौन कौन से करते थे, एक तो एन तो करता ही था, एम जी करता था, एम जी को हमने ब्रेक कर लिया था, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, तीन फोर्स तो काम कर ही रहे थे। अब क्योंकि इक्वेशन ये आदमी बना रहा है जो कि खुद एक्सेलेट हो रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वर है वो कैसा ऑब्जर्वर हो गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गया ये ऑब्जर्वर, क्योंकि एक्सेलेट कर रहा है ना ऑब्जर्वर, आपका एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर हो गया। तो इसके लिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, इसके लिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं बना सकता न्यूटन लॉ की, सेकंड लॉ की। तो हमने न्यूटन लॉ वैलिड करने के लिए क्या किया, हमने एक सूडो फोर्स लगा दिया, हमने कहा भाई इसके बराबर सूडो फोर्स ले लो, ठीक है, जैसे कहते हैं ले दे के काम करो, ले दे के काम खत्म करो, तो हमने कहा चलो सूडो फोर्स लगा लो तो न्यूटन लॉ वैलिड हो जाएगा, तो सूडो फोर्स लगाया। अब सूडो फोर्स किधर को लगाओगे, सूडो फोर्स उधर को लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, इसका एक्सेलरेशन किधर को है, इस आदमी का एक्सेलरेशन इधर को है, किसका, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर को है, क्योंकि वेज पे खड़ा है, वेज भी इधर को एक्सेलेट हो रहा है तो आदमी इधर को एक्सेलेट होगा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर को है, तो सूडो फोर्स किधर को लगेगा, इधर को अपोजिट, कितना लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक चौथा फोर्स आ गया, एन एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम ए, तो चार फोर्स हो गए अब आपके। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन हमें एक्सेलरेशन हमें ऑब्जर्वर का लेना है, और मास हमें जिस भी हम मास की बात कर रहे हैं उसका लेना है। जैसे हमने लिफ्ट के केस में देखा था, तो हमने मास ऑफ द पेंडुलम लिया था, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, अगर वो लिफ्ट पे खड़ा है तो सेम था, नहीं खड़ा है तो डिफरेंट लेंगे। ऐसे यहाँ पे ऑब्जर्वर आपका वेज के ऊपर खड़ा है, एक्सेलरेशन फिर हम ऑब्जर्वर का लेंगे, ठीक है, और मास हमें उसी का लेना है जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कैपिटल एम की बात कर रहे होते तो कैपिटल एम का मास लेते, अगर हम आदमी की बात कर रहे होते तो आदमी का मास लेते, बट एक्सेलरेशन हमेशा आदमी का ही लेंगे तीनों केस में, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा आदमी है, वो देख रहा है ना मेरे रिस्पेक्ट में एल नीचे गया कि मेरे रिस्पेक्ट में किधर को गया, तो आदमी देख रहा है, तो आदमी के रिस्पेक्ट में ही इक्वेशन बन रही है सारी, इसलिए हम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर लेंगे और मास ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी आप कंसिडर करोगे। क्लियर इतना, इतना सबको क्लियर, चार फोर्स आपके सामने आ गए हैं, अब आपको इक्वेशन बनानी है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब चार फोर्स आ गई आपके सामने, अब आपने देखा कि मेरे रिस्पेक्ट में ब्लॉक ऐसे जा रहा है और इधर को कौन सी फोर्स काम कर रही है, उसके एन तो कर नहीं रही, एम जी कॉस थीटा भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों फोर्स तो नहीं कर रही, तो कौन सी फोर्स काम कर रही है, एक तो एम जी साइन थीटा कर रही है, और एक एम ए का जो भी कंपोनेंट वेज के अलोंग बनेगा वो काम कर रहा है, दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, है ना, दो चीजें काम कर रही है, एम जी साइन थीटा और एम ए का कंपोनेंट। एम जी साइन थीटा तो मुझे पता था अलोंग द वेज था ही, एम ए को मैंने ब्रेक कर लिया, तो एम ए को जब मैंने ब्रेक किया इधर को, तो मेरा कंपोनेंट क्या बन गया, एम ए कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा आ रहा था, तो इधर को जो कंपोनेंट एम ए का आएगा
वो आएगा एम ए कॉस थीटा। तो मैंने उसको एम जी के साथ ऐड कर लिया, एम जी साइन थीटा के साथ मैंने एम ए कॉस थीटा ऐड कर लिया, तो नेट इधर को मेरा फोर्स आ गया। ये फोर्स मेरा ब्लॉक को स्लाइड कराएगा नीचे की तरफ, तो उससे मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो एम से डिवाइड करके एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। दिस इज माई एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम सच दैट एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एम। फिर भी एक्सेलरेशन सेम आएगी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम सो दैट इट इज रेस्ट। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कई बार कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम सो दैट स्मॉल एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एम। फिर भी एक्सेलरेशन सेम आएगी। फिर दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी ऑब्वियसली, है ना, एक्सेलरेशन दोनों की सेम आ जाएगी उस केस में। तो अगर वो रेस्ट पे है उसके रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हमें इजी हो जाएगा फिर। तो ये क्लियर हो गया। आप सूडो फोर्स यहाँ पे ये क्लियर हुआ इस केस में। सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन हमारा जो आएगा वो जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा आएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा मान लो ये जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, इसको देख ही लेते हैं एक बार। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं, पर एक आपको थोड़ा और आइडिया सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये स्मॉल एम ब्लॉक है, ये कैपिटल एम ब्लॉक है, और ये एक प्लेन में रखे हुए हैं, स्मूथ प्लेन में। ठीक है, आप इस पर फोर्स लगाते हो। अब आपकी मर्जी है, आप इधर कोई फोर्स लगा सकते हो और इधर को भी लगा सकते हो, है ना। आप लेफ्ट हैंड साइड को भी लगा सकते हो या राइट हैंड साइड को भी फोर्स लगा सकते हो। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मेरा एम जो है स्लाइड ना करे, एम जो है मेरा स्लाइड ना करे इसके ऊपर, एम एक जगह पे रुका रहे। तो किधर को फोर्स लगाओगे, फर्स्ट डायरेक्शन में या सेकंड डायरेक्शन में? मैं चाहता हूं कि मेरा एम जो है ना, स्मॉल एम, ये स्लाइड ना करे इसके रिस्पेक्ट में। तो किधर को फोर्स लगाओगे? देखो इस पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा के किधर को फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये एक्सेलेरेट ना करे। एम का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो, आप लोग भी बताओ क्या आना चाहिए। एम का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा, एम जी कॉस थीटा, है ना। अदरवाइज अगर मैं एम जी को ब्रेक ना करूं तो आई विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। पहले मैं बेसिक बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम जो मेरा बनेगा वो बनेगा एम जी नीचे की तरफ। तो आप बताओ किधर को लगाऊं ताकि मेरा ब्लॉक वो ना करे। एम जी नीचे की तरफ होगा इसमें, और नॉर्मल रिएक्शन इधर को होगा। ठीक है, ये फोर्स है इस पे दो, और मैं चाहता हूं इसको ये मूव ना करे विद रिस्पेक्ट टू एम। तो किधर को लगाऊं मैं फोर्स, सेकेंड डायरेक्शन या फर्स्ट डायरेक्शन? सेकेंड, इधर को। ऐसा क्या फीलिंग आ रही है या सूडो फोर्स से समझ रहे हो? फीलिंग आ रही है, सूडो फोर्स से समझ रहे हो? देखो मैं इधर को फोर्स अगर लगाता हूं तो मेरा एक्सेलरेशन इसका इधर को होगा, वेज का। और अगर मैं इधर को लगाता हूँ, ये वन केस, सॉरी ये केस नंबर 2 है, और केस नंबर 1 में अगर मैं फोर्स इधर को लगाता हूँ तो एक्सेलरेशन इधर को होगा। ठीक है, ओके। अब देखो आप क्या कह रहे हो कि ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। अगर ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो ये जो ऑब्जर्वर होगा, मान लो कोई ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, उसके हिसाब से ये ब्लॉक रेस्ट में ही है, चल ही नहीं रहा है, तो रुका हुआ है बिल्कुल। ये वाला ऊपर वाला रुका हुआ है बिल्कुल, है ना, इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो ये कहेगा इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स 0, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? अगर मैं देखो ये दो फोर्स हमारे इधर को हैं, तो मैं सूडो फोर्स, दो केस हो सकते हैं कि मेरा सूडो फोर्स या तो इधर को लगे एम ए, या सूडो फोर्स इधर को लगे एम ए। ठीक है, अब अगर मेरा सूडो फोर्स इधर को एम ए लगेगा तो क्या ये फोर्स 0 हो सकते हैं? एफ नेट कैन बी 0, या फिर इस केस में एफ नेट कैन बी 0। ये एम जी है और ये एन है, आपको नेट फोर्स 0 करना है। तो इस केस में एफ नेट 0 होगा, इस केस में होगा। दिस वाज केस नंबर, सूडो फोर्स इधर को लगने का मतलब आपका एक्सेलेरेशन इधर को है, यानी कि केस नंबर 2 है। आपका एक्सेलेरेशन इधर को होगा तो सूडो फोर्स इधर को लगेगा उल्टा, तो केस नंबर 2 हो गया ये। और ये वाला केस कौन सा हो गया, केस नंबर 1। तो केस नंबर 2 में ये पॉसिबल है, केस नंबर 2 में ये पॉसिबल है, करेक्ट।
केस नंबर 2 में ये तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, इन दोनों के कंपोनेंट ब्रेक होके इक्विलिब्रियम बन सकता है। किसमें? केस 2 में। तो यहां पे हमारा एफ नेट कैन बी जीरो, यहां पे एफ नेट कैन नॉट बी जीरो। तो फर्स्ट केस नहीं हो सकता, सेकंड केस होगा। तो सेकंड केस में हमारा एक्सेलरेशन इधर को था, तो आपको इसको फोर्स इधर को देनी पड़ेगी, तब जाके आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, यस, सेकंड करेक्ट। ओके, तो समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो लिख दो एक बार, ये समझ में आया कि इधर को फोर्स लगाना है और सूडो फोर्स कैसे लगेगा, फिर ये क्लियर हुआ? एक बार लिख दो, आप लिखो, मैं आगे समझा रहा हूं तब तक। तो सूडो फोर्स जो लगेगा, अगर उसकी वैल्यू पूछता तो आप फिर इस डायग्राम का यूज करके कंपोनेंट ब्रेक करके निकाल लेते हैं। अगर वो पूछता ना कितना फोर्स लगाऊं या क्या लगाऊं, तो आप यहां से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? यहां से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। ए निकाल लिया आपने, अब ए को कर दो यहां से, एफ कितना हो जाएगा आपका? एफ हो जाएगा एम प्लस एम इंटू ए, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं और इधर को केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है एफ। इधर को केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है ना, बाकी तो आपके ऐसे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, एम जी डाउनवर्ड होगा। तो एफ इक्वल टू एम प्लस एम ए आ जाएगा। और ए कहां से निकाल लोगे आप? ये ए निकाल लोगे आप यहां से। ये भी क्लियर हुआ सबको? क्लियर? ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो एफ है वो कैसे निकलेगा, अगर एफ की रिक्वायरमेंट आगे निकालने की, इस वाले एफ की, तो कैसे निकलेगा? क्लियर हो गया? हाँ, जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ब्लॉक, अगर सूडो फोर्स जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर आपका सूडो फोर्स ज्यादा हो जाए ना तो जा सकता है। ओके, ठीक, समझ में आ गया सबको? कैन यू रिपीट सेकंड केस? सेकंड केस मैंने बोला कि, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो आपको फोर्स निकालना होता, फोर्स, कौन सा फोर्स? जो इस पूरे वेज पे लग रहा था, तो उस फोर्स को मैं लिख सकता था कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। कैपिटल एम इसका मास इंटू स्मॉल एम, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, रुके हुआ है ना, ये तो रुका हुआ है स्मॉल एम, तो इसके रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों को एक पूरी बॉडी मान सकते हो, एक ही बॉडी है, और एक पूरी मूव करिए इधर को, ठीक है। तो इधर को जो एक्सेलेरेशन है वो ए है इसका, तो आप ले सकते थे एफ इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, क्योंकि और फोर्स को इधर को है नहीं, एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, वो है एफ। अगर मैं पूरे को एक बॉडी मान लूं तो एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो है एफ। तो एफ इक्वल टू एम प्लस एम ए होगा। और ए कैसे निकालूंगा? ये जो मैंने बनाया है एक एन एम जी और इनका इक्विलिब्रियम जो बनाया है, तो मैं कंपोनेंट को वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में इक्वेट कर लूंगा। कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन इक्वेट कर लूंगा, कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन इक्वेट कर दूंगा, और वहां से फिर मेरा ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने लिखा भी है कि ए हमारा जो आएगा कितना आएगा, ठीक है, थीटा वगैरह के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा एंगल लोगे तो उसके टर्म में आ जाएगा ये। तो एन के कंपोनेंट वगैरह ब्रेक करके इसको इक्वेट कर लेंगे। एन का एक कंपोनेंट इधर को बन जाएगा, वो एम ए को बैलेंस करेगा, एक कंपोनेंट इधर को बन जाएगा, एम जी को बैलेंस करेगा। दोनों को सॉल्व करके आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। तो उस ए को हम यहां पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स, हमारा फोर्स आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ साबा? निखिल जा सकता है, बिल्कुल ब्लॉक पर भी जा सकता है, सब केस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना फोर्स लगा रहे हो, किधर को लगा रहे हो, सारे केस पॉसिबल हैं। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल अल्फा, इंक्लिनेशन इज गिवन एंगल ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। इन्होंने इधर को एक्सेलरेशन ए दिया टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन ए इज इक्वल टू, निकालो ए कितना आएगा? ए इज इक्वल टू, अभी आपने निकाल लिया शायद ना, कई बच्चों ने तो निकाल भी लिया है। ए कितना होगा? ठीक है, वेज का एक्सेलरेशन ए है तो उसमें सूडो फोर्स किधर को लगेगा? इधर को लगेगा, एम ए, सॉरी एम ए, इधर को एम जी नीचे लगेगा, ये एम ए है, ठीक है। और तीसरा फोर्स इस पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। तीसरा फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन, तीन फोर्स होंगे इस पर, और ये रेस्ट में है। ठीक है, तो सूडो फोर्स आपने लगा दिया, मैंने रेस्ट आपने ले लिया ऑलरेडी, आपने ऑब्जर्वर यहां मान लिया अपना, तो आपने सूडो फोर्स लगा दिया, तो ये रेस्ट में है अब।
इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे फोर्स सारे आपके। तो बनाओ इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा। ये एंगल आपका अल्फा है, यहाँ पे एंगल निकालना पड़ेगा आपको। इफ दिस एंगल इज अल्फा, देन विच एंगल इज अल्फा, देन आई थिंक दिस एंगल शुड बी अल्फा। देखो निकाल के क्या अल्फा आ रहा है, फिर इक्वेट करो फोर्सेस को एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सबने याद किया हुआ है क्या? आंसर लिख दिया फटाफट, याद किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है? याद किया, सॉल्व किया है? अभी तो निकाली है, हाँ फरीन तो निकाली है अभी। अच्छा दीपांशु कह रहे हैं दोनों, गुड। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, एंगल मेरे ख्याल से ये अल्फा है, तो ये अल्फा ये वाला आ रहा होगा है ना। तो आपका जो आएगा एन कॉस थीटा, पहले ब्रेक कर लो, एन कॉस अल्फा वर्टिकल आ जाएगा इधर को, इधर को क्या आ जाएगा एन कॉस अल्फा, वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। और इस साइड को क्या आ जाएगा, आई थिंक एम साइन अल्फा, वो किसको बैलेंस करेगा, एम ए को। एम साइन अल्फा इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए, इनको डिवाइड कर लो अब। तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, सॉरी टेन अल्फा इक्वल टू, ये तो कट जाएंगे आपस में, ए बाई जी आ जाएगा। ए कितना आया हमारा, जी टेन अल्फा। ओके, ओके, ए इक्वल टू जी टेन अल्फा। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बाद हमारा फ्रिक्शन बाकी है अभी, और सर्कुलर मोशन बाकी है ना। तो फ्रिक्शन देखना पड़ेगा पहले, फिर सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ब्लॉक है और वो एक लिफ्ट में रखा हुआ है, एस सी वर्मा क्वेश्चन है। लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलेट कर रही है ए एंगल, ए एक्सेलेशन से, और ये ब्लॉक जो है इस पे स्लाइड कर सकता है। और इस प्लैंक की जो लेंथ है वो एल है, इस प्लैंक की जो लेंथ है वो ऐसे में एल है, दिस लेंथ इज एल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये ब्लॉक, लिफ्ट आपकी एक्सेलेट कर रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लिफ्ट आई थिंक डाउनवर्ड एक्सेलेट है उसमें, डाउनवर्ड एक्सेलेशन है मेरे ख्याल से, ठीक है। डाउनवर्ड ले लेते हैं, अभी मैं चेक करके बताता हूँ वो क्या है। तो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ए है मान लो, और आपको बताना है कितने टाइम में ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, कितने टाइम में ये ब्लॉक यहां तक नीचे पहुंच जाएगा, यहां पे स्लाइड करके यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको फिर दोबारा ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर बिठाना पड़ेगा, लिफ्ट के बाहर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, आप लोग तब तक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करो, मैं आपको बताता हूं एक इधर को आई थिंक डाउनवर्ड है, ज्यादा मेरे को याद आ रहा है, ठीक है।
अपवर्ड एक्सेलरेशन है यार, अपवर्ड है ए नॉट, अपवर्ड ले लो चलो, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड ए नॉट दिया हुआ है। मुझे डाउनवर्ड का ध्यान आ रहा था, अपवर्ड है, किसी और किताब का क्वेश्चन होगा, अपवर्ड ले लो आप। अपवर्ड एक्सेलरेशन ए नॉट है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अपवर्ड है, ठीक है, ओके। देखो कितना आ रहा है इससे, टाइम निकालना है आपको, टाइम में जो स्लाइड करेगा वो टाइम बताना है आपको, टाइम कितना आ रहा है। ठीक है, ये लेंथ एल है आपकी, टाइम कितना आएगा ये बताना है आपको। और क्या दिया है, एल दिया हुआ है आपको, थीटा दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, बस यही चाहिए आपको इतना। टू एल बाय ए प्लस जी साइन थीटा, मैं लिख देता हूँ आंसर, बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है, मैं लिख देता हूँ आंसर जिसमें लिखा हुआ है 2L, जो टाइम आ रहा है, टाइम इज इक्वल टू, देखो ये आना चाहिए 2L डिवाइडेड बाय जी प्लस ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा आएगा मेरे ख्याल से, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और पावर हाफ, यानी इसका रूट, इस पूरे का स्क्वायर रूट आएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर, 2L बाय जी प्लस ए नॉट एंड ये दिस ऑल दिस थिंग। ए साइन थीटा प्लस जी टेन थीटा, साइन थीटा, देखो एल क्या दिया हुआ है इसमें, ओके, अच्छा, एक मिनट यार, इसमें एक करेक्शन है, दिस एल इज दिस वन, जस्ट अ मिनट, इसमें एल जो है ना, ये वाला एल दिया हुआ है, ये वाला एल, ठीक है, तो वो आपको एल निकालना पड़ेगा वहां का, ये एल है आपका, ठीक है, कैपिटल एल बोलो या स्मॉल एल बोलो, अगर एक स्मॉल एल लिखोगे तो ये स्मॉल एल, अच्छा ये आपका आंसर आ गया होगा, तो देखो थोड़ा सा, ये एल हमारा, ये वाला ले लो इसकी जगह पे, इसको उसने एल बोला है, ठीक है, अब देखो आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, अब देखो दीपांशु एंड फरीन, आंसर सही आ रहा है, जी प्लस ए साइन थीटा, और अब अगर एल को ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो उससे, अब आ जाएगा, वही आएगा दीपांशु, ओके, बाकी लोग भी निकालो, देखो आ रहा है, सूडो फोर्स लगाओ उस पर, सूडो फोर्स किधर को आएगा, नीचे की तरफ को आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, जी के साथ ऐड हो जाएगा, एम जी के साथ, सूडो फोर्स इधर को आ जाएगा ना, एम ए नॉट, और एम जी भी इधर को ही होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इधर को हो जाएगा, बस, अब आपका इधर को जो एक्सेलेरेशन आएगा वो देखो कितना आएगा, इसका कंपोनेंट इधर को पहले एम जी साइन थीटा था, अब आ जाएगा एम जी प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, पूरा का मिला के आ जाएगा, देखो फिर क्या बनेगा, जल्दी निकालो, सद्दाफ अंसारी निकाल लिया, बाकी लोगों ने, बाकी लोग निकाल पा रहे हैं,
बाकी लोग भी देखो, आ रहा है यही, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ए आपको पता चल गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये एल है अगर, और ये थीटा है, तो ये चीज़ जो आपकी एस होगी, एस कॉस थीटा इज एल, एस आपका जो है एल बाय कॉस थीटा आ जाएगा। आ गया गुंजन, ओके। बाकी लोग निकालो फटाफट, निकला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, एस आपको पता है, और u जीरो है तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना होगा वो देख लो, नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। डन पीएम, ओके। बाकी लोगों का, ओके 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 ओके। ओके। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे सूडो फोर्स जो होता है, सूडो फोर्स जो होता है कैसे लगाते हैं और उससे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और हमें सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पे लगाना पड़ता है, ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी आराम से, राइट। सरफराज ने नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया भाई, हो तो गया, ये एस आपका इतना आ गया एल कॉस थीटा, अब क्या बचा, ए निकालना है आपको। ए, ए कैसे आएगा यहाँ पे, फोर्स को इसको ब्रेक करो कंपोनेंट को, तेरे को इस फोर्स का कंपोनेंट तेरे को क्या आएगा, पहले जब एम जी होता था क्या आता था तेरे को, एम जी साइन थीटा आता था, अब क्या आ जाएगा, एम ए नॉट प्लस एम जी साइन थीटा, यही तो आएगा। कंपोनेंट तेरे को आ गया फोर्स का। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, फोर्स बाय मास करोगे तो क्या आएगा, इसमें मास कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, ए नॉट प्लस जी साइन थीटा, जो पहले जी साइन थीटा आता था, अब वो ए नॉट प्लस जी साइन थीटा आ रहा है इस केस में। एक्सेलरेशन ये है, यहाँ पुट कर दो इसे, इंटू टी स्क्वायर, बस हो तो गया। अब क्या चाहिए, आ गया आंसर आपका। टू को यहाँ ले जाओ, ए नॉट बाई जी ये अपॉन में आ जाएगा, और रूट में सारा कुछ जो है टी स्क्वायर है सब कुछ रूट में आ जाएगा बाद में। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड होती तो क्या होता, अगर लिफ्ट देखो एक्सेलरेशन में डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन किधर को है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन किधर को है, इधर को ऊपर को था तो हमने सूडो फोर्स नीचे लगाया, अगर एक्सेलरेशन नीचे को होता तो सूडो फोर्स ऊपर को लगता, वेलोसिटी चाहे किधर को भी होती, ठीक है। बाकी लोग भी निकालो फटाफट आंसर। हर्षिता क्लियर हुआ, अगर लिफ्ट नीचे को एक्सेलेट हो रही होती तो सूडो फोर्स ऊपर को आता, तो फिर हमारा कंपोनेंट आया था एम जी माइनस एम ए नॉट हो जाता, फिर उसको एम जी माइनस एम ए नॉट को ब्रेक करते फिर, तो उतना आता यहाँ पे। इसी पे लगाए थे यार, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एक और चीज देखते हैं सूडो फोर्स में, ये तो पुराना आंसर है। सूडो फोर्स में जैसे मान लो ये केस होता है कि आपकी कोई गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है और यहाँ पेंडुलम है,
ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, एंगल कितना बनाएगा वर्टिकल से, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो इस केस में देखो, ये सूडो फोर्स से भी हो सकता है, बिना सूडो फोर्स की भी हो सकता है। अगर मैं बिना सूडो फोर्स के करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं मान लूंगा कि पेंडुलम इधर को ऐसे हो गया, इसका एंगल ये थीटा है, ठीक है। तो पेंडुलम पे फोर्स लिखूंगा तो क्या होंगे, mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, और टेंशन मेरी इधर को होगी, mg डाउनवर्ड होगा, टेंशन मेरी इधर को होगी, ठीक है। एंगल में मान लेता हूँ थीटा है वर्टिकल से, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान लो ये थीटा मान लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बड़ा देखें, एक मिनट यार, किसी और कलर से लिखते हैं यहाँ पे। ये जो एंगल है ना ये, या फिर ये जो एंगल है, इन एंगल को मैं क्या मान रहा हूँ, इन एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। तो mg का जो कंपोनेंट ब्रेक, टेंशन के जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे अब वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होंगे, t का कंपोनेंट जो इधर को ब्रेक होगा वो क्या होगा, t cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या ब्रेक होगा इधर को, t sin थीटा, t sin थीटा, ठीक है। और ये मेरी पूरी ट्रॉली एक्सेलरेट हो रही है, क्या हो रही है, एक्सेलरेट, यहां पे एक्सेलरेट हो रही थी ना, आई एम मेकिंग द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, तो मेरे लिए एक्सेलरेट हो रही है ये, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा t sin थीटा इक्वल टू m इंटू ए, एंड t cos थीटा इक्वल टू m इंटू जी, ये लिखूंगा। यहां से मैं सॉल्व करके जो भी वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर t की वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं, या फिर मुझे थीटा निकालना है तो आई कैन डिवाइड द इक्वेशन, आई कैन गेट tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज विदाउट सूडो फोर्स। अगर मैं विद सूडो फोर्स करूं, यानी मैं अंदर से जाके देखूं उसे, यहां पे खड़ा हो जाऊं इसके अंदर और फिर इक्वेशन बनाऊं, तो क्या बोलूंगा, ऑब्जर्वर मेरा अंदर चला गया, ये देख रहा है इसको अब, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा इस पे यार फोर्स काम कर रहा है, तो टी और एक mg, और ये रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो है एक्सेलेरेट कर रहा है, क्योंकि ट्रॉली एक्सेलेरेट कर रही है तो ऑब्जर्वर भी एक्सेलेरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो न्यूटन लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे, यू कैन नॉट राइट टी इक्वल टू mg, है ना। तो यहाँ पे तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होंगे, तो न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, ma इधर को, ma इधर को, ठीक है। अब क्या इक्वेशन बनेगी, अब इक्वेशन बनेगी, ये t इधर को है, mg इधर को है, और ma इधर को है, एंगल वही है आपका थीटा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg, t cos थीटा इक्वल टू mg, फोर्स इक्वल टू फोर्स, एंड सिमिलरली t sin थीटा इक्वल टू ma, तो सेम इक्वेशन बन गई जो वहां पे बनी थी, है ना। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, तो यहां से भी आपका क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी आएगा। ये क्या था हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हमने बनाया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम, हम उसके अंदर बैठ गए थे, और ये कहां से बनाई थी हमने, इनर्शियल फ्रेम से, इनर्शियल फ्रेम। हाँ फर्क पड़ेगा, सूडो फोर्स में फर्क पड़ेगा, अगर आप कह रहे सूडो फोर्स ना लगाए तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ना। मान लो मैं, देखो यहाँ पे सूडो फोर्स अगर ना लगाते आप, मतलब अंदर बैठ गए और सूडो फोर्स ना लगाओ, तो आप क्या लिखोगे, टी इक्वल टू mg लिखोगे, तो सही होगा नहीं आपका, है ना। और अगर आप बाहर से इक्वेशन बना रहे हो, अगर आप बाहर से बैठ के इक्वेशन लगा रहे हो, प्रशांत पूछ रहे सूडो फोर्स लगाएंगे लगाएंगे फर्क पड़ेगा क्या, अगर यहाँ सूडो फोर्स मैंने बाहर से इक्वेशन बनाता तो फिर वो प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने पहले देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बाहर से बना ही नहीं पड़ा था इक्वेशन, जब मेरा वेज मूव कर रहा था ना तो पाथ कुछ अलग डायरेक्शन में आ रहा था वो, या मेरी लिफ्ट वाले केस में तो मेरे को लिफ्ट के अंदर बैठ के इक्वेशन बनानी पड़ रही थी, मुझे वेज के ऊपर खड़ा होकर इक्वेशन बनानी पड़ रही थी। तो जब मैं वेज के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, लिफ्ट के अंदर चला जाऊंगा, तो मैं भी एक्सेलरेट कर रहा हूँ फिर, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सूडो फोर्स लगाओ चाहे मत लगाओ, दोनों से
आप सॉल्व भी कर पा रहे हो और आंसर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस केस में देखोगे तो फिर क्या होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कई बार आप क्या करोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा लिफ्ट के, ठीक है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ऐसे अगर सॉल्व करेंगे नॉन इनर्शियल में तो ऐसे लिखेंगे, 3 फोर्स इस पे आएंगे, उनको इक्वेट करेंगे और फिर आपका सॉल्व होके ये आएगा। ऐसे अगर आप लिखोगे इनर्शियल फ्रेम में तो 2 फोर्स आएंगे, टी और एम जी, उनको आप सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ एंड प्रशांत, आपको क्लियर हुआ? इस केस में तो सेम है, इजी है दोनों लगाना, लेकिन किसी केस में हो सकता है कि वो इजी ना हो, है ना, किसी केस में हो सकता है कि आपको फ्रेम से लगाना इजी ना पड़े। क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर इतना? जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गया? देखो इसी से आपको ना, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हम लगाते हैं, जो हम बोलते हैं ना सेंट्रीपिटल, कई बार सेंट्रीपिटल बोलते हैं, कई बार सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो आपका फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट वही आने वाला है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या फर्क होता है। अगर ये समझ में आ गया सबको, अगर ये समझ में आ गया है सबको, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कहाँ पे हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, क्या फर्क होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो आई होप सबको क्लियर है। किसी को नहीं है तो लिख दो, नहीं है तो वो भी लिख दो यार। अच्छा, क्लियर है ना? चलो देखो यहाँ पे आप एक चीज समझो, जो हमने दोनों इक्वेशन बनाई हुई है डिफरेंस क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी में, है ना। यहाँ पे देखो डिफरेंस, ये जो टी साइन थीटा इक्वल टू आपने एम ए लिखा है, यहाँ पे आपने कौन सा फ्रेम चल रहा है, नॉन इनर्शियल। आपका ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो क्या बोल रहा है वो, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, यानी टी का जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या है, एम ए के बराबर। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स को इक्वेट कर रहे हो, आप लिख रहे हो एफ वन इक्वल टू एफ टू, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो यू आर राइटिंग एफ वन इक्वल टू एफ टू। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, बाहर, उसके हिसाब से फोर्स कौन से लग रहे हैं, 2। कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, एम जी और टी। तो उसने टी को ब्रेक किया, उसने कहा जी टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा तो एम जी के बराबर होगा, मैंने कहा ठीक है। दूसरा उसने बोला टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, तो उसने क्या बोला, ये जो फोर्स है मेरा टी साइन थीटा, वो क्या कर रहा है, वो मेरे पेंडुलम को एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है एम ए का। तो इसने क्या लिखा, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसने बोला भाई ये फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, वो मेरे पेंडुलम को एक्सेलेरेट कर रहा है, क्योंकि पूरी गाड़ी चल रही है, पेंडुलम भी चल रहा है साथ में, तो पेंडुलम भी एक्सेलेरेट हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन सेम है दिखने में, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, लेकिन ये इक्वेशन बोल रही है एफ वन इक्वल टू एफ टू, और ये इक्वेशन बोल रही है एफ इक्वल टू एम ए। ये जो एम ए है ये फोर्स नहीं है, ये एम इंटू ए है, और ये जो एम इंटू ए है ये एम ए नहीं है, ये क्या है, फोर्स है, ये सुडो फोर्स है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखने में सेम लग रही है, बट दीज इक्वेशंस आर स्लाइटली कंसेप्चुअली डिफरेंट। यहां पे फोर्स आप इक्वेट कर रहे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप फोर्स को इक्वेट कर रहे हो क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम में आप एफ इक्वल टू एम ए कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से वो एक्सेलेरेट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, इक्वेशन में फर्क जो है समझ में आया? एक बार लिख दो सबको, ये क्लियर हुआ इतना? इज इट क्लियर? दोबारा बताना है? अच्छा, देखो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम था, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम था,
इनर्शियल वाला देख लो चलो पहले, इनर्शियल देख लो चलो पहले। आदमी ग्राउंड पे खड़ा था, आदमी कहाँ खड़ा था? ग्राउंड में, और इक्वेशन बना रहा था। तो आदमी ने क्या बोला? आदमी को क्या दिख रहा है? ये आदमी को दिख रहा है पूरी गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है इधर को, और पेंडुलम भी कर रहा है। फिर पेंडुलम ऐसे गाड़ी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेट कर रहा है वो भी, क्योंकि गाड़ी पूरी रेस्ट एक्सेलेरेट कर रही है, तो गाड़ी का हर एक पार्ट एक्सेलेरेट कर रहा है मेरे लिए। तो उसने कहा पेंडुलम इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए, पेंडुलम इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए। तो उसने क्या बोला कि पेंडुलम पे जो फोर्स काम कर रहा है, एक तो टी कर रहा है और एक mg कर रहा है, और इन दोनों के कारण क्या हो रहा है? पेंडुलम एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो उसने जो इक्वेशन बनाई, उसने क्या बोला? टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा जो है वो तो mg को बैलेंस कर रहा है, और जो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा जो इसका कंपोनेंट आएगा इधर को, वो इसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपने क्या लिखा? टी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हो इक्वल टू आप लिख रहे हो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ये इक्वेशन लिखी आपने। टी साइन थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एफ है, टी साइन थीटा जो है, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा, तो वो जो है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम, ये लिखी आपने इक्वेशन। और यहां पे क्या लिखी आपने? टी साइन थीटा इक्वल टू सूडो फोर्स, क्योंकि आपने बोला मेरे हिसाब से रेस्ट में है, उस पर तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल भी जीरो होना चाहिए, वर्टिकल भी जीरो होना चाहिए। तो आपने बोला वर्टिकल जीरो, तो यहां से हो गया, हॉरिजॉन्टल जीरो करने के लिए आपने ये कर दिया। तो आपने क्या बोला? F1 इक्वल टू F2, टी साइन थीटा इक्वल टू सूडो फोर्स, तो आपने यहां से कर लिया। तो आपका आंसर सेम आया, लेकिन इक्वेशन कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है। यहाँ पे ये फोर्स है, ये जो MA है ये क्या है? सूडो फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये MA सूडो फोर्स है, और यहाँ पे MA क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को लिखा F इक्वल टू MA, इसको लिखा मैंने F1 इक्वल टू F2। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसका भी आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी, जब सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल बताने वाला हूँ जस्ट आपको, तो वहां पे भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो ध्यान है ना, कहीं पे आप F इक्वल टू MA लगा रहे हो और कहां पे आप F1 इक्वल टू F2 कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई बोलता है आपने पेंडुलम की डायरेक्शन ऐसे क्यों ले ली, आपने पेंडुलम की डायरेक्शन ऐसे क्यों ले ली, तो मैं कहता भाई यार पेंडुलम की डायरेक्शन ऐसे नहीं लूंगा, अगर ऐसे ले लूंगा मान लो, तो क्या इक्वेशन बनेगी? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी इक्वेशन। मेरी mg इधर को है और t इधर को है और एक्सेलरेशन इधर को है, तो इसको ये वाला एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? t का कंपोनेंट तो कर नहीं सकता, t का कंपोनेंट इधर को आ ही नहीं सकता, t का कंपोनेंट इधर को आ सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस। इसलिए मैंने इधर को ले लिया एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने सॉरी इंक्लिनेशन इसका किधर को लिया? इधर को लिया, ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लिनेशन इधर को लिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। या मैं अगर ये मैं कहां से बोल रहा हूँ? मैं बाहर से देख रहा हूं, अगर मैं अंदर से देखता तो मैं कहता यार इसमें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही काम कर रहा है भाई, ये ऐसा है ना, टेंशन इधर को है और mg इसकी डाउनवर्ड है, mg इस पे डाउनवर्ड है। अब जब ये एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स इधर को काम करेगा उल्टा, तो इधर को एक्सेलरेट करेगा तो ये इधर ऐसी तो होगा। तो जो अंदर वाला बैठा हुआ है जो आदमी, वो बोलेगा सूडो फोर्स के कारण ये इधर को हो गया, इस सूडो फोर्स के कारण क्या हो गया? ये ऐसा हो गया, ये बोलेगा, ठीक है। अब बाहर जो बैठा है वो क्या बोलेगा? बाहर वाला व्यक्ति बोलेगा कि यार इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके लिए मुझे फोर्स तो चाहिए, वो फोर्स तभी तो आएगा जब टेंशन ऐसी होगी, वो ये बोलेगा। ये बाहर वाला आउटसाइडर और ये इनसाइडर जो बैठा है। समझ में आया दोनों का कंसेप्ट? ये बात समझ में आई? इनसाइड वाला कहेगा कि सूडो फोर्स के कारण ऐसा हो गया, इधर को मुड़ गया ये। बाहर वाला कहेगा कि यार एक्सेलरेशन के लिए मुझे फोर्स चाहिए, और वो फोर्स तभी आ सकती है जब टेंशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ मिले मुझे, और वो तभी मिल सकता है जब मेरा पेंडुलम ऐसे डायरेक्शन में हो, तभी मुझे मिल सकता है वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो इसने ये बोला। ये बात समझ में आई? दोनों के अप्रोच में समझ में आया? अप्रोच में क्या फर्क है दोनों की? एक के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है तो सूडो फोर्स से लगा के कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है तो उससे देख रहा है कि फोर्स किधर को लग रहा है इस पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, वो देख रहा है एक्सेलरेट हो क्यों रहा है, ये कौन सा फोर्स से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसने जो है टेंशन से करा, उसने टेंशन को ऐसे बनाया कि आपका फोर्स जो है उधर को आ जाए। ये बात क्लियर हुई? दोनों की अप्रोच में फर्क समझ में आया? आंसर सेम आएगा, न्यूमेरिकली सेम आएगा आंसर, बट अप्रोच में फर्क है, दोनों के बोलने में फर्क होगा। ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ यार, जल्दी फटाफट, फिर मैं आपको सेंटीमीटर सेंटीफ्यूगल समझाऊं।
गुंजन, अंशिका, साक्षी ने बोल दिया यस क्लियर। बाकी लोगों को क्लियर हुआ अप्रोच? ये बाकी लोगों को अप्रोच क्लियर हुआ? अप्रोच क्लियर? अप्रोच, दोनों की अप्रोच में फर्क पता चला? समीर, शिवानी, प्राची, सद्दाफ, रैनी, फरीन, सबने कर दिया ओके। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड गुड। अब देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का डिफरेंस समझ लेते हैं। आज समझ लो ये क्या होता है डिफरेंस, जो आप लोग कंफ्यूज रहते हो ना शुरू से, तो आज डिफरेंस समझ लो क्योंकि आगे भी काम आने वाला है। क्या डिफरेंस होता है देखो, मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। इस पे ये पार्टिकल घूम रहा है इसमें सर्कल में, और आपने एक धागा बांधा हुआ है, धागे में टेंशन इधर को है, ठीक है, टेंशन इधर को है, ठीक है। मैं एम जी वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा, टेबल पे रखा हुआ है तो एम जी और एन तो बैलेंस हो जाएंगे, तो वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। एम जी वगैरह तो एन से कैंसिल हो जाएगा, तो वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। अब देखो दो आदमी की अप्रोच, एक आदमी जो है बाहर से देख रहा है इसे, ये ए पर्सन है, ये बाहर से देख रहा है खड़े होके, ग्राउंड पे खड़ा है, देख रहा है इसे, तो ये क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है। ए क्या बोलेगा कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल, पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कल। और जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन किधर को होता है, सेंटर पे होता है, तो इट विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इसके हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल पे, एक्सेलरेशन इसका है वी स्क्वायर बाय आर, तो मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, तो मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू एम ए, कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो वी स्क्वायर बाय आर। ये इसकी अप्रोच है जो बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो क्लियर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बहुत इजी है। अब देखो एक आदमी पेंडुलम के ऊपर बैठ गया और इक्वेशन बनाने लगा, मैंने आप पेंडुलम के रेफरेंस से इक्वेशन बनाने लगे, एक आदमी पेंडुलम के ऊपर खड़ा हो गया ऐसे और अब इक्वेशन बना रहा है, ये बी है। बी क्या बोलेगा, ये कहेगा पेंडुलम इज एट रेस्ट, भाई उसके हिसाब से तो रेस्ट में है ना, वो कहेगा पेंडुलम तो रेस्ट में है, एट रेस्ट, तो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, एफ नेट इज जीरो, तो ही विल से कि एफ नेट इज जीरो, तो कहेगा कि भाई मेरा फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ नेट क्या है, एक तो टेंशन फोर्स है और एक क्योंकि पेंडुलम के ऊपर बैठा हुआ है तो ये एक्सेलरेट फ्रेम हो गया, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका अंदर की तरफ को है तो आप सूडो फोर्स बाहर को लगाओगे, एम ए सी, दिस इज सूडो फोर्स। दिस इज सूडो फोर्स, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, एफ नेट इज जीरो, तो क्या क्या बोलेगा, टेंशन माइनस एम ए सी इक्वल टू जीरो, टेंशन माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जीरो, या फिर टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये बोलेगा। ये क्लियर हुआ, दोनों का समझ में आया डिफरेंस। इसने क्या बोला, एफ इक्वल टू एम ए, तो ये जो ए है यहाँ पे वो वी स्क्वायर बाय आर ए है। इसने बोला नेट एफ इज जीरो, तो उसने बोला टी माइनस एम ए सी इक्वल टू जीरो, तो उसने बनाया इक्वेशन, आंसर सेम आया, लेकिन दोनों की अप्रोच में फर्क था। ये बात समझ में आई, इतनी इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, फटाफट लिखो, फटाफट, समझ में आया इतना। ये आदमी ग्राउंड से बना रहा था इक्वेशन, ए वाला ग्राउंड पे था, बी वाला जो है ये इनर्शियल फ्रेम में था और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। समझ में आई इनकी अप्रोच का फर्क, समझ में आया, ओके ओके ओके। अब देखो इसमें सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कहां से आते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कहां से आते हैं। इसने बोला कि जो एफ है फोर्स, टेंशन, टेंशन जो होगा यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, फोर्स है ना,
तो इसने क्या बोला कि जो टेंशन है वो इस पार्टिकल को टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेट कर रही है, वो टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई फोर्स चाहिए आपको, यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन, इसने ये बोला। ठीक है, इसने क्या बोला? इसने बोला कि पेंडुलम रेस्ट में है, उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स टेंशन है, दूसरा ये सूडो है जो कि भार को काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू mv²/r होगी। इसको हम बोलते हैं mv²/r, जो यहां पे होगा इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे ये फोर्स है ना, ये ma तो है नहीं है, ये तो फोर्स है, एक सूडो फोर्स, तो इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सूडो फोर्स है एक तरह का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये सूडो फोर्स है। ये क्या है? सूडो फोर्स। ठीक है, ऊपर वाले ने क्या बोला कि मेरा जो टेंशन है वो पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, और सर्कल में घुमाने के लिए क्योंकि एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है टुवर्ड द सेंटर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो मेरा फोर्स टेंशन उसे प्रोवाइड कर देगा, तो मेरा पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। नीचे वाला कह रहा है कि मेरा पार्टिकल सर्कल में मेरा पार्टिकल रेस्ट में है ना, लेकिन इस पे एक सूडो फोर्स काम कर रहा है और एक अंदर को फोर्स काम कर रहा है, टेंशन। तो जो बाहर को फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल, ये जो है टेंशन को बैलेंस करेगा। तो टेंशन इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो इन दोनों की अप्रोच में ये फर्क है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ काइंड ऑफ सूडो फोर्स, एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है आपका वो कब आता है? जब आप इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन बनाते हो। तो दोनों में फर्क है, तो आप या तो ये लिखोगे या फिर वो लिखोगे। इक्वेशन दोनों की सेम बन रही है ना, इक्वेशन लगभग सेम बन रही है, लेकिन अप्रोच में फर्क है। तो एक साथ आप दोनों अप्रोच में घुसा देना कि पता चला हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी ले लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ले लिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। समझ में आई बात इतनी? ये बात सबको क्लियर हुआ? अब आज फर्क पता चला दोनों में क्या होता है। सेंटीपिटल फोर्स, अब अगर मैं बोलूं टेंशन क्या है, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। वो टुवर्ड द सेंटर फोर्स लग रहा है टेंशन के कारण, और उसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस टेंशन इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो mv²/r है, इट इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है। ये बात समझ में आई सबको? अब हाँ, सेंट्रीफ्यूगल इज एपरेंट फोर्स, तो वी कैन से इट इज अ सूडो फोर्स। समझ में आया डिफरेंस दोनों में अप्रोच में? एक बार में हम एक ही अप्रोच लगाएंगे, या तो हम सेंट्रीपिटल के हिसाब से चलेंगे या हम सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से चलेंगे। एक साथ दोनों नहीं लगा देना कि आपने सेंट्रीपिटल भी लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल भी लगा दिया। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, ओके, गुड गुड, सब लोग लिखने क्लियर हो गया। कितने लोगों को कंफ्यूजन था अब तक? ये कितने लोगों को कंफ्यूजन था कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, जिनको अब क्लियर हुआ है? पहले कंफ्यूजन था, अब क्लियर हो गया हो? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहले कंफ्यूजन रहता था या पहले से क्लियर था? कितने लोग थे इनको पहले से कंफ्यूजन था कि सेंट्रीपिटल क्या होता है? कभी टीचर बोलता है सेंट्रीफ्यूगल, कभी बोलता है सेंट्रीपिटल, कहाँ पे क्या लगाएं, किताब भी ऐसे बोलती है। कितने लोग ऐसे इनको पहले कंफ्यूजन था, अब क्लियर हुआ है? कंफ्यूजन था किसी को, अब क्लियर हो गया हो, ऐसा कोई है बच्चा? ऐसे हैं आप लोग में से जिनको पहले कंफ्यूजन रहा हो और अब क्लियर हो गया हो? अब क्लियर हो गया? फरीन, फरीन कह रही पहले था, अब क्लियर हुआ ना कि सेंट्रीपिटल कब बात करते हैं हम? जब ग्राउंड फ्रेम से हम बात करते हैं और पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अंदर को एक्सेलेरेट हो रहा है, तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। और जब हमारा ऑब्जर्वर उसके ऊपर बैठा हो, वो फोर्स बना रहा हो सूडो फोर्स से, तो तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बात करते हैं, उसे फिर हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन जैसे मान लो, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई प्रोवाइड कर सकता है, यहां पे टेंशन प्रोवाइड कर रही है ना। जब प्लैनेट सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे क्या होगा,
ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा। जब आप कूलम लॉ वगैरह पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, वहां पे क्या होगा, या एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? उस केस में कूलम फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो वहां पे वो फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनीथिंग, कैन बी T, इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट कैन बी एनीथिंग, ग्रेविटेशन, बट टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर, तो वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जब आप बाहर से देखोगे इक्वेशन तो आप बोलोगे यार कि मेरा सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो जो mg, अब आप बोलोगे यार सर्कल में घूम रहा है तो ये सेंटर में क्यों नहीं जा रहा है ना, आप बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन सेंटर में क्यों नहीं घुस जाता, उसमें किसमें, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुस जाता? जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुसता, जब अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस उसे, आप ऐसे बोलते हो। या आप बोलोगे पृथ्वी घूम रही है सन के चारों तरफ, तो पृथ्वी सन के अंदर क्यों नहीं घुस जाती जब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है? तो आप बोलोगे कि जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है, पृथ्वी क्योंकि घूम रही है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए पृथ्वी अंदर नहीं घुस रही सन के अंदर, या आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं घुस रहा। ठीक है, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो एफ नेट इज 0, एफ नेट इज 0। ओके गुड, प्रियम, हर्षिता, गुड। तो अब ये क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनीथिंग, तो वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशन या फिर कोई और फोर्स। ठीक है, तो वहां पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वहां भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब भी आपका आएगा, मैं आगे आपसे जब भी बात करूंगा तो मैं कहीं पे सेंट्रीपिटल बोलूंगा, कहीं पे सेंट्रीफ्यूगल बोलूंगा ग्रेविटेशन में, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। मैं कई बार अप्रोच ऐसे ले लूंगा, कई बार वैसे बोलूंगा, इक्वेशन सेम बनेगी क्योंकि, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो आई होप कि यहां तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो, देन वी कैन फिनिश टुडेज क्लास, और हम अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ना, डाउट नहीं लेना आपके, तो डाउट ले लेंगे आपके, और फिर वी विल कंटिन्यू विद द फ्रिक्शन, वी विल कंटिन्यू विद द फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बड़ा, तो फ्रिक्शन देख लेना एक बार ध्यान से, है ना, और वो देख लेंगे ध्यान से। उसके बाद फिर हमारा सर्कुलर मोशन आएगा, तो सर्कुलर मोशन का जो मेन पार्ट है मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या है उसमें, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो सर्कुलर मोशन आएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं अभी, है ना, हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला जो आएगा वो जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेंगे तो वहां पे क्योंकि हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, वर्टिकल वाले में कंजर्वेशन एनर्जी लगेगा, तो वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ लेंगे हम, तो उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो उसकी बात तब करेंगे, अभी यहीं पे हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन का रोल भी आएगा कई जगह पे, और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, वो सब चीजें, आपकी कार की बेंडिंग, पाथ का एलिवेशन, वो सब चीजें देखनी है हमें, तो वो सब देखेंगे। तो ठीक है, अगली क्लास में वी कैन कंटिन्यू विद द डाउट। आप हो सकता है डाउट अपने ग्रुप में डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप में। इस बार तो पेपर इजी था, इस बार तो पेपर इजी था, आई डोंट नो कल की छुट्टी है नहीं है, तो इस बार तो पेपर इजी था, और आई थिंक डाउट कम होंगे, तो अगर डाउट कम है तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हो, हमारा टाइम बचेगा क्लास का। अदरवाइज वी कैन डिस्कस इन द क्लास, अगर कोई बहुत टफ होगा, अगर कोई बहुत टफ होगा तो वी कैन टेक दिस थिंग। ओके, यस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आज वाला मैंने इजी बनाया था, तो पेपर वाज इजी, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन आप वहाँ पे डाल देना, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन गुड बाय, वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और एंजॉय करो सब। नया साल जो है, पुराने साल में बहुत प्रॉब्लम रही सबके साथ, सब लोगों ने बहुत सफर किया, भगवान करे नया साल बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए कामयाबी लाए, है ना, आप लोग जो सक्सेसफुल हों, जिस एम से आप यहाँ पे आए, सबको अपना अपना वो मिले जो सबका टारगेट है। ओके, तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, चलिए बाय, टेक केयर ऑल, और न्यू ईयर थोड़ा आराम से मनाना, परेशान मत करना अड़ोसी पड़ोसियों को। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बाय, यस यस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। छुट्टी का पता चल जाएगा आपको, छुट्टी का पता चल जाएगा, लिंक आएगा तो, है ना, पता चल जाएगा।
ओके, बाय बाय ऑल।